नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने एल क्लासेस के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं जनरल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। तो आज के प्रश्न अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर? यदि किसी रोगी का तापमान, दोस्तों क्या है प्रश्न? यदि किसी रोगी का शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान कितना होता है? भैया, ताप को मापने के जो पैमाने होते हैं, ताप को मापने के लिए दोस्तों, जो ताप को मापने का जो यंत्र होता है, ताप को जो मापने का जो यंत्र होता है दोस्तों, उसको तो क्या बोलते हैं? थर्मामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? थर्मामीटर कहते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि जो पैमाने होते हैं, ठीक है, पैमाने कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर तरह तरह के पैमाने होते हैं। जैसे कि आप देखिए, एक फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, फ़ारेनहाइट पैमाना होता है दोस्तों, ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाना होता है जिसको F से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक होता है दोस्तों केल्विन पैमाना। कौन सा होता है? केल्विन पैमाना होता है जिसको C से डिनोट करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों क्या हो गया यहाँ पर? सॉरी, K होगा दोस्तों, यहाँ पर K हो जाएगा केल्विन पैमाना। इसी प्रकार से एक डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, सेल्सियस पैमाना। और सेल्सियस जो पैमाना होता है दोस्तों, इसको C से डिनोट करते हैं। तो ये पैमाने हो गए दोस्तों। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई रोगी है जिसको बुखार आ रखा है, और अगर बुखार आने के बाद उसके शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में नापने पर 40 आ रहा है, डिग्री सेल्सियस में मापने पर कितना आ रहा है दोस्तों? 40 आ रहा है। तो बताइए डिग्री फ़ारेनहाइट में उसके शरीर का तापमान कितना है? क्या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है? क्या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट है? क्या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है? क्या 108 डिग्री फ़ारेनहाइट है? तो दोस्तों यहां पर एक सूत्र लगा देते हैं अपन। क्या लगा देते हैं? सूत्र लगा देते हैं। और सूत्र में आप देखेंगे F बराबर क्या है दोस्तों? F बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस F बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस F बराबर डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5। F बराबर डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 दोस्तों, प्लस कितना हो गया? 32 हो गया। यहां तक आ गई बात आपको समझ में? अब यहां पर आप जरा देखिए, यहां पर डिग्री सेल्सियस में तापमान कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है दोस्तों, 40 दिया हुआ है। इंटू क्या दिया हुआ है यहां पर फॉर्मूले में? 9/5 दिया हुआ है और प्लस 32 दिया हुआ है दोस्तों। यहां पर आप देखिए ध्यान पूर्वक कि अब मैं 5 अट्ठे 40, इसको मैं काट देता हूं। और दोस्तों 8 नाम कितना होता है? 8 नाम 72 होता है दोस्तों। और 72 और 32 कितना होता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। सही उत्तर क्या हो गया? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अगर यहां पर ऑप्शन में 40 डिग्री सेल्सियस की जगह अगर 80 डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ होता ना, तो यहां पर आप किसका मान रख देते? 80 का मान रख देते। 80 को आप 5 से काटते, 80 को आप 9 से गुणा करते, फिर उसमें 32 जोड़ देते, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आपको प्राप्त हो जाता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा दोस्तों कि आकाश गंगाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आकाश गंगाएं पाई जाती है। करोड़ों आकाश गंगाएं हैं इस दुनिया के अंदर। कितनी आकाश गंगाएं हैं? करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। और दोस्तों इन करोड़ों आकाश गंगा में से अपन बोले कि एक सेकंड में ऐसा करता हूं, इससे पहले ही लिख देता हूं, करोड़ों आकाश गंगाएं। इस दुनिया में करोड़ों आकाश गंगाएं हैं दोस्तों, आकाश गंगाएं हैं दोस्तों, ठीक है। और इन करोड़ों आकाश गंगा में से एक आकाश गंगा का नाम है, आकाश गंगा का जो नाम है ना दोस्तों, वो क्या है? मिल्की वे आकाश गंगा है। क्या है दोस्तों? मिल्की
वे आकाश गंगा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आकाश गंगा है। आई बात आपको समझ में, मिल्की वे आकाश गंगा। अब आपको पता है दोस्तों, इस मिल्की वे आकाश गंगा के अंदर करोड़ों तारे हैं, करोड़ों तारे हैं दोस्तों। करोड़ों तारे मतलब बहुत सारे सूर्य हैं। तारे मतलब क्या होता है, सूर्य होते हैं। और दोस्तों इसमें से जो करोड़ों सूर्यों में से जो एक सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। ठीक है दोस्तों, और इस सूर्य के चारों तरफ छोटे छोटे ग्रह क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जो मिलकर क्या बना रहे हैं, सौर मंडल बना रहे हैं भाई। क्या बना रहे हैं, सौर मंडल बना रहे हैं दोस्तों। और आपको पता है जो ये ग्रह, इसमें से एक पृथ्वी ग्रह भी है हमारा। ठीक है, ये पृथ्वी या जो ये दूसरे ग्रह हैं जैसे शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये सूर्य के चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, एक पथ के अंदर चक्कर लगा रहे हैं भैया। सूर्य के चारों तरफ ये एक पथ में क्या लगाए जा रहे हैं, चक्कर लगाए जा रहे हैं। और इस पथ को ही क्या बोलते हैं, या इस मार्ग को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑर्बिट कहते हैं। ऐसा का ऐसा ही ऑर्बिट परमाणु में भी होता है। ऐसा का ऐसा ऑर्बिट किस में होता है, परमाणु में भी होता है। परमाणु का मतलब क्या है कि भैया इसमें बीच में तो है ना नाभिक होता है जिसमें धनावेश होता है बहुत सारा। ठीक है, और उसके चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और जिस पथ के अंदर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उस पथ को भी अपन क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिट कह सकते हैं। आई बात आपको समझ में। तो ये वाली बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है दोस्तों। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, आंख का पारदर्शी भाग, आंख का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है। यहां पर आप देखिए ध्यान पूर्वक दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको आंख की संरचना बनाकर बता देता हूं। यहां पर आप देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से बता दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। बोलेंगे सर ये आंख तो लग नहीं रही, ये तो गोटा लग रहा है, ऐसे युद्ध करने जाते हैं ना बल्लाल देव का, महाबली, वो कौन सी फिल्म, हाँ महाबली वाली, महाबली थी या बाहुबली, हाँ बाहुबली वाली थी, वैसा लग रहा है। तो अरे भैया ये आंख है, आंख बहुत बड़ी होती है लेकिन आधी से ज्यादा आंख अंदर रहती है, हमारे अंदर। इस जो ये हमारा ये कपाल है ना, खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर रहती है। आंख का केवल थोड़ा सा पार्ट ही बाहर निकला रहता है, केवल थोड़ा सा पार्ट ही बाहर की तरफ से दिखाई देता है दोस्तों। अब यहां पर आंख के अंदर क्या क्या होता है, आंख के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों कि आंख के अंदर एक है ना लेंस होता है। आंख के अंदर क्या होता है, एक लेंस होता है दोस्तों। आंख के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक लेंस होता है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आंख के ऊपर 3 परत चढ़ी रहती है। सबसे ऊपर जो एक परत होती है, ठीक है दोस्तों, उसको श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, श्वेत पटल कहते हैं दोस्तों। आई बात आपको समझ में। श्वेत पटल के नीचे एक परत और रहती है भैया, जिसको क्या बोलते हैं, ये लाल लाल सी परत होती है। और इस परत को अपन क्या बोलते हैं, इस परत को अपन बोलते हैं रक्तक पटल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, रक्तक पटल कहते हैं। ये जो अंदर है ना, ये क्या है, रक्तक या रक्तल पटल। ठीक है, कंफ्यूज मत होना भाई, रक्त पटल भी आ सकता है, ठीक है ना, रक्त पटल पाई जाती है। तो आंख है, बोल ही तो है आंख। आंख में सामने की तरफ जो भाग बाहर निकला हुआ है उसमें एक लेंस होता है। और आंख एक बोल जैसी संरचना है जिसमें 3 लेयर पाई जाती है। सबसे ऊपरी लेयर श्वेत पटल, ठीक है, श्वेत पटल के नीचे दोस्तों रक्तक पटल पाया जाता है। आई बात आपको समझ में। और सबसे अंदर की तरफ कौन सा वाला पटल पाया जाता है दोस्तों, रंगा पटल पाया जाता है। यहां पर क्या पाया जाता है, श्वेत पटल, रक्त पटल और रंगा पटल यहां पर पाया जाता है दोस्तों। अब यहां पर आप देख सकते हैं इस आंख में एक द्रव भरा रहता है जिसको काचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको, काचाभ द्रव कहते हैं। ये काचाभ द्रव क्या करता है, आंख को पिचकने से रोकता है दोस्तों। आंख में एक द्रव भरा रहता है। और आपको पता है दोस्तों,
इस आंख का जो लेंस वाला भाग होता है ना, इस लेंस वाले भाग के ऊपर एक पारदर्शी परत चढ़ी रहती है। इस पारदर्शी परत को क्या बोलते हैं? कॉर्निया कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ये कॉर्निया कैसा है? बिल्कुल थैली के जैसा होता है, कांच के जैसा पारदर्शी होता है। ठीक है, कैसा होता है? ये पारदर्शी यह होता है। और आपको पता है दोस्तों कि रंगा पटल भी कह सकते हैं, या सबसे अंदरूनी जो लेयर होती है उसको अपन रेटिना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यहां लिख देता हूं, रेटिना। रंगा पटल या रेटिना भी उसको कहते हैं दोस्तों। अब आप देखिए ध्यानपूर्वक, जैसे सामने एक पेड़ है। क्या है दोस्तों? सामने एक पेड़ है और इस पेड़ को हम देख रहे हैं हमारी आंखों से। अब ये पेड़ आपको कैसे दिखाई देगा? समझिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो इस पेड़ पर गिरेगा। सूर्य का प्रकाश किस पर गिरेगा दोस्तों? इस पेड़ पर गिर रहा है, और पेड़ पर टकराकर ये प्रकाश परावर्तित होकर सीधा हमारे कॉर्निया से होता हुआ, दोस्तों कहां से होता हुआ? कॉर्निया से होता हुआ अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है कॉर्निया से? क्योंकि कॉर्निया पारदर्शी है। फिर दोस्तों कॉर्निया से होता हुआ ये प्रकाश आ रहा है लेंस के अंदर से, और दोस्तों लेंस इस प्रकाश को सीधा फोकस कर रहा है, इस रेटिना के ऊपर फोकस कर रहा है दोस्तों। कहां पर फोकस कर रहा है दोस्तों? एक सेकंड, रेटिना के ऊपर क्या कर रहा है? इसको फोकस कर रहा है दोस्तों। ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। रेटिना के ऊपर आ रहा है, और आपको पता है दोस्तों रेटिना के ऊपर इमेज बन रही है। इसकी क्या बन रही है? इमेज बन रही है। रेटिना पर इमेज बन रही है। इमेज बन रही है जिस चीज को हम देख रहे हैं दोस्तों। अब आपको पता है जहां पर ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, रेटिना का जो ये वाला पार्ट है ना, ये पीत बिंदु कहलाता है। ये वो स्थान है जहां पर सबसे अच्छा दिखाई देता है। आपसे पूछा जा सकता है आंख में वह कौन सा बिंदु है जहां पर सबसे अच्छा दिखाई देता है? तो भैया पीत बिंदु पर सबसे अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा दिखाई देता है। ये वाली बात आपको याद कर लेनी है भैया। लेकिन आपको पता है दोस्तों, जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अंध बिंदु है दोस्तों। ये वाला पार्ट कौन सा है? एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये अंध बिंदु है। क्या है? दूसरे पेन से कर देता हूं वरना हो सकता है आपको दिखेगा नहीं। रेड ले लेता हूं। ये वाला पार्ट क्या है? अंध बिंदु है। क्या है? अंध बिंदु है। और इस पार्ट पे अंध बिंदु क्यों है? इसलिए है भैया क्योंकि यहां पर रेटिना है ही नहीं। यहां पर तो केवल क्या है? दृक तंत्रिकाएं हैं। दृक तंत्रिकाएं हैं, ऐसी तंत्रिकाएं हैं, ऐसी नर्व सेल है, ऐसी कोशिकाएं हैं जो देखने में सहायता कर रही है। ये जो दृक तंत्रिकाएं होती है सीधी किससे जुड़ी रहती है? हमारे ब्रेन से जुड़ी रहती है। जो भी आप देख रहे हैं उसकी इमेज तो बन रही है रेटिना पर, लेकिन सब कुछ करवा कौन रहा है? हमारा ब्रेन करवा रहा है। हमारा ब्रेन पहचान रहा है कि भैया ये पेड़ है, ये हमारे साइंस वाले सर है। कौन पहचान रहा? दिखो, अब आप मुझे देख रहे हो, दिखवा कौन रही है? आंखें, लेकिन मुझे पहचान कौन रहा है? आपका ब्रेन। आपकी आंखें इस दृक तंत्रिका द्वारा आपके ब्रेन से जुड़ी हुई है, आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। जहां पर ये तंत्रिकाएं होती है ना, वहां पर अंध बिंदु होता है, यहां पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। अंध बिंदु के ऊपर थोड़ा ऊपर की तरफ पीत बिंदु पाया जाता है, और यहां पर ऐसी कोशिकाएं बहुत ज्यादा होती है जो दिखाने में सहायता करती है, इसलिए यहां पर सबसे अच्छा दिखाई देता है दोस्तों। आंख का सबसे बाहरी जो परत होती है, जो बाहर की तरफ निकली रहती है, पारदर्शी होती है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉर्निया कहते हैं। तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है ऑप्शन के अंदर कि आंख का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि रेटिना जो हमारा जो नेत्र गोलक है उसका सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? रेटिना कहलाती है। ये पुतली क्या है भैया? पुतली एक ऐसी संरचना है, पुतली एक ऐसी संरचना होती है जो कि लेंस के ऊपर पाई जाती है दोस्तों। लेंस के ऊपर पाई जाती है, और ये जो संरचना होती है ना दोस्तों, ये संरचना पुतली कहलाती है। इसका काम क्या है?
कि जब प्रकाश तेज आता है आंखों की तरफ तो ये पुतली फैल कर जो लेंस का जो मार्ग है उसको छोटा बना देती है, तो ताकि कम प्रकाश अंदर जाए। और अगर अंधेरा है तो दोस्तों ये पुतली सिकुड़ जाती है, सिकुड़ कर खिंच जाती है, ताकि लेंस का जो सामने वाला पार्ट है वो बड़ा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रकाश अंदर आए तो अंधेरे में भी अच्छा दिखाई दे। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीनकरणीय संसाधन है? भैया गैर नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है। तो भैया यहां पर आप देखिए ज्वार ऊर्जा मतलब क्या होता है? ज्वार ऊर्जा मतलब क्या है? यहां पर आप देखिए कि भैया सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र का जल ऊपर चढ़ना वह वापस नीचे जाना ज्वार कहलाता है। ज्वार क्या होता है भैया? समझो आप, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा के अंदर एक बल पाया जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। आपको पता है चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। अब लेकिन चंद्रमा तो बहुत छोटा है, चंद्रमा और पृथ्वी 4 गुना बड़ी है चंद्रमा से, ठीक है भैया। ये चंद्रमा छोटा डॉन है, ठीक है, पृथ्वी बड़ी डॉन है। तो अब आप देखिए, अब क्या चंद्रमा छोटा है तो क्या पृथ्वी को अपनी ओर खींच सकता है? क्या नहीं। लेकिन जो पृथ्वी के चारों तरफ जो समुद्र में पानी भरा हुआ है उसको ये चंद्रमा जरूर खींच लेता है। और जब ये खींचता है ना पानी, तो ये दोस्तों जो किनारे हैं समुद्र के, जहां पर ऊंचाई ज्यादा है, वहां पर पानी धीरे धीरे लहरों के साथ में ऊपर की ओर चढ़ने लगता है दोस्तों। और जैसे ही चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण में कमी आती है, क्योंकि जब वो चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों तरफ तो कभी गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। और जैसे ही पृथ्वी की चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण में कमी आती है, ये चढ़ा हुआ किनारों पर चढ़ा हुआ पानी वापिस समुद्र के अंदर आने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं अपन ज्वार का आना। दोस्तों इस ज्वार ऊर्जा का उपयोग करके भी बिजली बनाई जा सकती है। जब पानी ऊपर चढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, नीचे आ रहा है, तो पानी के ऊपर और नीचे जाते समय उसमें बहुत सारी गतिज ऊर्जा है, जिसका उपयोग करके टरबाइन को घुमाया जा सकता है और विद्युत ऊर्जा बनाई जा सकती है। और दोस्तों आप कितनी भी विद्युत ऊर्जा बना लो, कभी भी कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कभी खत्म थोड़ी होगा। ये तो आज भी है और लाखों साल बाद भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये नवीकरणीय संसाधन है ज्वार। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कोयला, आप देखेंगे दोस्तों कोयला हो गया। कोयला, कोयला कैसे बना है दोस्तों? लाखों करोड़ों साल पहले, लाखों करोड़ों सालों पहले दोस्तों पृथ्वी की उथल पुथल के कारण, पृथ्वी की उथल पुथल के कारण, उथल पुथल के कारण जीव जंतु, पेड़ पौधे मिट्टी में दब गए, धीरे धीरे अत्यधिक ताप, भैया पृथ्वी के अंदर बहुत ताप ही ताप है, पृथ्वी आज भी गर्म है, अंदर से जल रही है, लावा है पृथ्वी के अंदर। अत्यधिक ताप व दाब के कारण भैया लाखों करोड़ों टन मिट्टी ऊपर आ गई, इनके तो दाब हो गया ना। तो अत्यधिक ताप व दाब के कारण किस में बदल गई? ये कोयले में बदल गए दोस्तों। लेकिन दोस्तों इंसान की जरूरत तो पूरी नहीं हो रही, ट्रेनें भर भर के कोयले जा रहे हैं भैया, करोड़ों टन कोयला जलाया जा रहा है, लाखों टन कोयला जलाया जा रहा है, मतलब कोयले को खूब जला रहे हैं। कोई भुट्टे सेक रहा है भैया, नींबू वींबू लगा के बढ़िया, ठीक है। कोई बिजली बना रहा है कोयला जलाकर, चलो भुट्टा सेकने वाला तो बेचारा थोड़ा सा ही कोयला काम में ले रहा है, लेकिन जहां पर विद्युत संयंत्र लगे हुए हैं, जहां पर बिजली बनाई जाती है, वहां पर कोयले को जलाकर दोस्तों लाखों
किलोग्राम कोयले को जलाकर लाखों लीटर पानी को उबाला जाता है और बहुत सारी उससे स्टीम बनाई जाती है और स्टीम से टरबाइन घुमाए जाते हैं, बड़े बड़े टरबाइन के पंखों को घुमाया जाता है, बहुत सारी बिजली बनाई जाती है लाखों करोड़ों अरबों लोगों के लिए दोस्तों। आई बात आपको समझ में? लेकिन दोस्तों एक कोयला सीमित है, अगर एक बार धरती के अंदर पाया जाने वाला कोयला खत्म हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया, तो दोबारा इस कोयले को बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसको बनने में लगते हैं करोड़ों साल। तो भैया कोयला क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन है। जबकि दोस्तों सौर ऊर्जा, अगर मैं धूप में जाके लेट जाऊं ऐसे मजे से और थोड़ी सौर ऊर्जा ले लूं, तो क्या सूरज के पास कोई कमी आ जाएगी क्या? भैया ये इंसान बाहर आके लेट जाते हैं, मेरे तो भैया ऊर्जा में कमी आ गई। नहीं, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। खूब सौर पैनल लगाओ, बिजली बनाओ। सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है दोस्तों जिसके द्वारा किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता, कोई प्रदूषण नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता, फायदा ही फायदा होता है। और दोस्तों कभी भी ये ऊर्जा खत्म नहीं होगी, जब तक सूरज है लाखों करोड़ों सालों तक, जब तक ये ऊर्जा हमें मिलती रहेगी। इसी प्रकार से दोस्तों जो भूतापीय ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा दोस्तों? भूतापीय ऊर्जा। जमीन के अंदर ताप होता है और ये ताप भी हजारों लाखों सालों तक बना रहेगा और इस ताप के द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। सारी की सारी, चाहे ज्वार हो गया, चाहे सौर हो गया, चाहे भूतापीय ऊर्जा है, सब नवीकरणीय संसाधन है। अगर इनकी कमी हो भी जाती है तो इनको वापस बनाया जा सकता है, या फिर इनकी कमी होगी ही नहीं। इन्हें अक्षय ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं। जबकि दोस्तों कोयला सीमित है, इसलिए इसका सीमित उपयोग करना चाहिए। कोयले के साथ साथ और कौन कौन हो गया? पेट्रोल हो गया भैया, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी हो गई। ये एलपीजी, ये कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, तीनों की तीनों क्या है? ये सारे के सारे क्या है? गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है या अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अगर एक बार खत्म हो गए तो दोबारा ये नहीं बनाए जा सकते। आइंस्टीन ने सापेक्षता का कौन सा सिद्धांत दिया था? कौन सा दिया था? E इजिकल टू mc² दिया था क्या? P इज नॉट इजिकल टू mv दिया था क्या? मतलब E इजिकल टू mc² दिया था, या फिर P बराबर नहीं है mv के, ये वाला दिया था, या F बराबर ma वाला दिया था, या P E बराबर mgh दिया था? कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन एक महानतम भौतिक, एक सेकंड दोस्तों, विद थे। एक कौन थे ये? एक महानतम भौतिकविद थे, मतलब फिजिक्स को पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे, फिजिक्स से रिलेटेड ये व्यक्ति थे, तो उसे भौतिकविद कह सकते हैं दोस्तों। आई बात आपको समझ? इन्होंने एक है ना सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया। क्या दिया? सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत में दोस्तों इन्होंने क्या बताया? सापेक्षतावाद के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि किसी पिंड में अगर कुछ ऊर्जा है तो उसमें कुछ द्रव्यमान भी होगा, ठीक है दोस्तों। और यदि किसी पिंड में कुछ द्रव्यमान है तो उसमें कुछ ऊर्जा भी होगी। मतलब इन्होंने एक बात बताई, एक रिलेटिविटी के बारे में बताया, एक रिलेशन के बारे में बताया। क्या बताया इन्होंने? कि भैया अगर किसी पिंड में या किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में अगर ऊर्जा है तो 100% उसके अंदर कुछ ना कुछ भार होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा दोस्तों। ऐसी इस दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी पिंड नहीं है जिसमें ऊर्जा तो है लेकिन कुछ द्रव्यमान ना हो।
और अगर किसी पिंड में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है तो 100% उस वस्तु की कुछ ना कुछ या उस पिंड की कुछ ना कुछ क्या होगी दोस्तों, ऊर्जा भी होगी। तो इन्होंने एक संबंध दे दिया। क्या दिया इन्होंने? E बराबर m के बारे में दिया। मतलब अगर किसी वस्तु में कुछ ऊर्जा है तो उसमें कुछ द्रव्यमान भी होगा, और अगर किसी वस्तु में कुछ द्रव्यमान है तो उसमें कुछ ऊर्जा भी होगी। और इन्होंने फॉर्मूले को पूरा कैसे करा? E बराबर mc² बताया इन्होंने। यहां पर E बराबर है दोस्तों ऊर्जा, m बराबर क्या है यहां पर? द्रव्यमान, और c बराबर क्या है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल। इन्होंने क्या बताया कि किसी भी पिंड की जो ऊर्जा है वो उस पिंड के द्रव्यमान में प्रकाश की चाल के वर्ग का गुणा करने पर प्राप्त की जा सकती है। किसी भी पिंड की ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जाएगा? उस पिंड का जो द्रव्यमान है उसमें प्रकाश की चाल के वर्ग को गुणा दे दो, गुणा कर दो, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों आपको पता है आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया, विद्युत प्रभाव के बारे में बताया, और इसलिए इन्हें 1921 के अंदर दोस्तों, कब? 1921 में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो ये वाली बात याद कर लेना, E = mc²। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फ्यूज तार किसका बना हुआ होता है? भैया मैं आपको बहुत अच्छे से याद करवा देता हूं, ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक देखिए आप यहां पर, ट्रिक भैया आप देखेंगे एक सेकेंड, आप रोड पे जा रहे हैं, कहीं पे आप रोड पर जा रहे हैं और आपने देखा कि 3 लड़के लड़ रहे हैं। आप रोड पर जा रहे हैं दोस्तों और आपने देखा कि 3 लड़के लड़ रहे, धूम मचाले धमाधम। आई बात आपको समझ में? तो आप कंफ्यूज हो गए कि भैया लड़ क्यों रहे हैं। आप क्या हो गए दोस्तों? कंफ्यूज हो गए। आप क्या हो जाओगे? एक सेकेंड, आप क्या हो जाओगे दोस्तों? एक सेकेंड, आप कंफ्यूज हो गए। क्या हो गए दोस्तों? कंफ्यूज हो गए आप। क्यों कंफ्यूज हो गए? क्योंकि आपने देखा कि 3 लड़के लड़ रहे हैं। तो दोस्तों कंफ्यूज मतलब तो क्या हो गया? फ्यूज हो गया। फ्यूज हो गया दोस्तों। 3 मतलब क्या हो गया दोस्तों? 3 मतलब आप याद कर लेना, टीन। ठीक है दोस्तों। और लड़ मतलब, लड़के मतलब, लड़ मतलब हो गया लेड। क्या हो गया दोस्तों? लेड हो गया। तो टीन और लेड मिलकर क्या बनाते हैं? फ्यूज का तार बनाते हैं। फ्यूज का तार ऐसा तार होता है जिसका गलनांक न तो बहुत ज्यादा होता है न ही बहुत कम होता है। ये फ्यूज का तार मीटर के पास में लगाया जाता है। जब भी कभी तेज लाइट आती है ना दोस्तों, जैसे कभी गलती से तेज वोल्टेज आ गई, तो ये फ्यूज का तार पिघल जाता है और मीटर ऑफ हो जाता है अचानक से। जैसे ये तार पिघल के टूटता है ना, तो बिजली का कनेक्शन घर में ऑफ हो जाता है। जब घर में बिजली का कनेक्शन ऑफ हो जाएगा तो वो जो हाई वोल्टेज वाली बिजली है वो घर के उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। क्या करेंगे आप? थोड़ी देर बाद वापस नया फ्यूज का वायर लगा दो, घर तो बच गया ना, है ना? तो ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। नॉन कांटेक्ट बल क्या है? भैया ऐसा बल जिसे लगाने के लिए कांटेक्ट, ऐसा बल जिसे लगाने के लिए कांटेक्ट या संपर्क में आने की आवश्यकता ना हो, नॉन कांटेक्ट बल कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? नॉन कांटेक्ट बल कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉन कांटेक्ट बल कहलाता है दोस्तों।
अब यहां पर आप देखिए जरा, जैसे कि मेरी बात सुनिए, गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों। अब भैया गुरुत्वाकर्षण बल है, आप देखेंगे एक एप्पल है, ठीक है, वो जैसे टूटी पेड़ पर से सीधी नीचे गिरी, क्या जमीन में से हाथ निकल के आ गया क्या कि भाई एप्पल को नीचे खींच लो? नहीं, बिना कांटेक्ट में आए, ये हमारी पृथ्वी बिना किसी चीज के कांटेक्ट में आए हुए भी, बिना किसी चीज को स्पर्श किए हुए भी चीजों को अपनी ओर खींच लेती है। तो बताओ नॉन कांटेक्ट बल हुआ है नहीं हुआ गुरुत्वाकर्षण बल? अभी कोई आदमी छत पे से गिर जाए तो वो छत पे से कूदते ऊपर जाएगा या सीधा नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। अब क्या पृथ्वी क्या उसकी टांग पकड़ के खींच रही है क्या? नहीं खींच रही, फिर भी वो नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ में एक ऐसा बल है जो बिना किसी के टच हुए, बिना संपर्क में आए भी चीजों को क्या कर सकता, खींच सकता। तो नॉन कांटेक्ट बल हो गया गुरुत्वाकर्षण। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि चुंबकीय बल हो गया। अब भैया एक चुंबक है, चुंबकीय बल हो गया। कौन सा बल हो गया दोस्तों? चुंबकीय बल हो गया। चुंबकीय बल हो गया भैया। एक चुंबक से आप दूसरी चुंबक को अट्रैक्ट करो, ठीक है, क्या ऐसा होता है क्या जैसे एक चुंबक से मैं दूसरे चुंबक को जैसे अट्रैक्ट, तो क्या टच कर देता हूं कि चुंबक को ले जाके, ठीक है, कि ये मेरे पास ए चुंबक है, जैसे मैं बोलूं ये मेरे पास ए चुंबक है, ये मेरे पास बी चुंबक है। भैया ये दूर पड़ी पड़ी एक दूसरे को क्या करने लग जाएगी? आकर्षित करने लग जाएगी। पास लाने की जरूरत नहीं है, दूर भी रखोगे ना तो भी एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। चुंबक संपर्क में आने की जरूरत नहीं है। विद्युत बल, विद्युत बल, विद्युत बल भैया जब विद्युत बहुत ज्यादा हो, हाई वोल्टेज हो, आपने कभी कभी सुना होगा कि करंट ने उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच लिया। कई जगह जैसे खेतों के अंदर या किसी गांव में आप देखना, या रोडों के किनारे पर देखना, हाई वोल्टेज वाली लाइन जारी होती है, बड़े बड़े लाइन होती है, तो वायर भी बहुत मोटे मोटे होते हैं, उनमें कितना वोल्टेज होता है? जो हमारे घरों पे जो तार है ना, उनमें तो 240 वोल्ट है दोस्तों, उससे भी व्यक्ति की जान चले जाती है। लेकिन आप देखेंगे जो सड़कों के किनारे जो बड़े बड़े कभी कभी तार जा रहे होते हैं, उनमें होता है 11,000 वोल्ट या उनमें होता है 1,00,000 वोल्ट। दोस्तों वो इतनी ज्यादा करंट है कि चीजों को या जानवरों को वो दूर से भी खींच सकता है अपनी ओर, तो वो भी नॉन कांटेक्ट बल है। तो उपयुक्त सभी के सभी क्या है दोस्तों? चाहे गुरुत्वाकर्षण हो, चाहे चुंबकीय बल हो, चाहे विद्युत बल हो, सारे के सारे दोस्तों नॉन कांटेक्ट बल है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे कठोर पदार्थ है भैया, सबसे कठोर जो पदार्थ है ना दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ये हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। हीरे में क्या होता है? चतुष्फल की संरचना पाई जाती है, पहले भी कई बार बता चुका हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको यही रहने दो दोस्तों। हीरा है सबसे कठोर पदार्थ। अगर आपसे बोले कि सबसे कठोर धातु कौन सी है, सबसे कठोर धातु अगर आपसे बोले तो दोस्तों प्लेटिनम है। कौन सी है? प्लेटिनम है दोस्तों। पीटी इसका फॉर्मूला है। आभूषण बनाने के काम में आ सकती है, महंगी धातु है, महंगी धातु है, सोने से भी महंगी होती है दोस्तों, ठीक है। आभूषण बनाते हैं इसके, क्या बना सकते हैं? आभूषण बना सकते हैं, अंगूठी वगैरह, चेन वगैरह, ठीक है दोस्तों। जो टंगस्टन है, टंगस्टन, आपको पता है दोस्तों टंगस्टन क्या है? मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है ये? निकिल और आयरन की मिश्र धातु है भैया। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग होता है दोस्तों वेल्डिंग के अंदर, वेल्डिंग, एक सेकेंड और अच्छे से बता देते हैं आपको, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड बनाने में इसका काम में होता है, ठीक है दोस्तों। आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड बनाने में इसको काम में लिया जाता है दोस्तों। जो टंगस्टन कार्बाइड है, टंगस्टन कार्बाइड, जो दीवारों में छेद करती है ना, भाटों में छेद, ड्रिल मशीन ड्र ड्र,
उस ड्रिल मशीन की वो ड्रिल बनाने के काम में आती है। टंगस्टन कार्बाइड ड्रिल बनाने के काम में आती है, ड्रिल बनाने में काम में आती है दोस्तों। ये सारी की सारी बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखती है। इसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे जो बल्ब है, बल्ब का फिलामेंट बनाने में, बल्ब का फिलामेंट बनाने में, फिलामेंट बनाने में आपने देखा होगा ना, पुराने समय में बल्ब आते थे वो सूर्य वाले 10-10 रुपए वाले, इसमें आप देखेंगे ऐसा होता है और यहां पर आप देखना ऐसा एक तार सा लगा रहता है। तो जो ये फिलामेंट है ना दोस्तों, ये किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। तो दोस्तों हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला। शुष्क सेल में कैथोड किसका बना हुआ होता है, आप देखें यहां पर जो घरों में हमारे सेल होते हैं ना दोस्तों, घरों में जो हमारे सेल होते हैं, उस सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है, बीच में कार्बन की छड़ होती है दोस्तों। सेल के अंदर क्या होती है, कार्बन की एक सेल, एक छड़ होती है दोस्तों। एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है। यहां पर जस्ते का आवरण होता है, Zn का आवरण होता है दोस्तों। आई बात आपको समझ में, ये क्या है, कार्बन की छड़। दोस्तों जो सेल के अंदर कार्बन की छड़ होती है वो कैथोड का कार्य करती है। कैथोड किसकी बनी होती है, कार्बन की छड़ की बनी होती है। जबकि दोस्तों जो Zn का या जस्ते का बना हुआ जो आवरण होता है वो एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है दोस्तों, एनोड का कार्य करता है। तो शुष्क सेल में कैथोड किसका बना हुआ होता है, कॉपर का बना हुआ होता है। जबकि जिंक का तो क्या होता है भैया, एनोड बना हुआ होता है। एनोड मतलब पॉजिटिव सिरा, और कैथोड को क्या बोलते हैं अपन, नेगेटिव। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। एक मील में कितने मीटर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। एक मील दोस्तों, 1 किलोमीटर में आप देख सकते हैं, 1 किलोमीटर जो होता है ना, 1 किलोमीटर के अंदर दोस्तों 1000 मीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 1 मील के अंदर दोस्तों, 1 मील के अंदर कितने मीटर होते हैं दोस्तों, 1609 मीटर होते हैं। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो करीब करीब अपन कह सकते हैं 1.5 किलोमीटर के बराबर है। 1.5 किलोमीटर से भी थोड़ा ज्यादा मान लो, 1 मील का मतलब, तो 1609 मीटर यहां पर सही उत्तर होगा, 1609 मीटर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है। भैया काला रंग जल्दी गर्म होता है। काला रंग दोस्तों, कौन सा रंग, काला रंग। गर्मियों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए भाई, सफेद पहनने चाहिए, ध्यान रखना दोस्तों। जो काला रंग है दोस्तों, जो सफेद रंग है, कौन सा रंग है, सफेद रंग है, सफेद रंग है दोस्तों। जो काला रंग है ये प्रकाश ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, अच्छा अवशोषक है। और अवशोषक होने के कारण ये जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसलिए गर्म हो जाता है। इसलिए गर्मियों में काला रंग ना पहने, काला रंग ना पहने, बल्कि कौन सा पहने, सफेद पहने। क्योंकि भैया गर्मी में काला कुर्ता या काला कुछ पहन के निकलोगे तो वो सारी धूप की रोशनी गर्मी को खींचेगा अपनी तरफ और आपके कपड़े गर्म हो जाएंगे, आप भी गर्म हो जाओगे भैया। ठीक है। जबकि सफेद रंग प्रकाश दोस्तों, जो प्रकाश है, ठीक है, जो ऊष्मा है दोस्तों का परावर्तन कर देता है, परावर्तन कर देता है। इसी कारण से दोस्तों ये ठंडा रहता है, ठंडा रहता है। इसलिए अपन को गर्मी में सफेद व सर्दी में काले कपड़े पहनने चाहिए, काले कपड़े पहनने चाहिए। ये वाली बात आपको रखनी है ध्यान।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? दोस्तों राशियां दो प्रकार की होती है। राशि कितने प्रकार की है? यहां पर दो प्रकार की है, दो प्रकार की है, दो प्रकार की है। कौन कौन सी है भैया? यहां पर एक तो है यहां पर अदिश राशि। कौन सी राशि दोस्तों? अदिश राशि। ठीक है, कौन सी राशि? अदिश राशि हो गई भैया। एक सेकेंड, अदिश राशि होगी। एक हो गई भैया सदिश राशि। कौन सी होगी? सदिश राशि हो गई। और आपको पता है दोस्तों, अदिश राशि वो होती है जिसको व्यक्त करने के लिए, इसको अगर आपको किसी को बताना है तो भैया इसके मान के साथ साथ आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, दिशा भी बतानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मान के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ेगी। इसमें से हटा देता हूं, वो मैंने ऊपर लिख दिया था। एक से, हाँ। तो दोस्तों राशि दो प्रकार की, अदिश राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल मान की आवश्यकता रहती है। मान, अभी सब बताऊंगा आपको। सदिश राशि जिसको बताने के लिए मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि आप मेरी एक बात समझिए, जैसे कि मैं बोलूं कार्य, कार्य के बारे में अपन जरा देखते हैं। कार्य का मतलब क्या है? बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या विस्थापन को ही कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर जैसे मैं बोलूं बल बराबर, यहां पर क्या है, जैसे मैं कार्य बोलूं W, वर्क, वर्क, कार्य को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? वर्क, तो W हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार मैं बोलूं बल, बल क्या हो गया? यहां पर F हो गया दोस्तों। और मैंने विस्थापन को क्या मान लिया? P मान लिया। क्या मान लिया? P मान लिया। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो गया इसका? W बराबर F इंटू P हो गया दोस्तों। W बराबर F इंटू P। तो यहां पर दोस्तों ये F तो क्या हो गया? यहां पर W तो क्या हो गया? कार्य हो गया। F क्या हो गया दोस्तों? बल हो गया। और P मतलब क्या हो गया? विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया। अब बोलेंगे विस्थापन बात समझ में नहीं आई भैया। यहां पर आप देखेंगे कि आप समझिए कि जैसे कि ये पेन पड़ा है, जैसे ये पेन यहां पड़ा है, कोई बल नहीं लग रहा है इस पे, तो स्थिर है। अब मैंने मेरा ये हाथ हिलाया, इसको पकड़ा, उठा लिया। आई बात आपको समझ में? जैसे ही मैंने इस पेन पर बल लगाया, ये पेन यहां से उठा और यहां आ गया। इतनी दूरी से कहां गया? ये मेरे सर के पास आ गया। मतलब आई बात आपको समझ में? तो मुझे बताओ, ये पेन यहां से मेरे सर के पास तक आया, इसे बोल रहे हैं विस्थापन। तो बल लगाने पर जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ, यानी कि वस्तु में विस्थापन हो गया, तो इसी को अपन कार्य कह रहे हैं दोस्तों। और कार्य एक अदिश राशि है दोस्तों। क्या है? यह एक अदिश राशि है। कार्य को बताने के लिए आपको समय मतलब दिशा की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। अदिश राशि, इसका जो मात्रक है ना दोस्तों, मात्रक वो जूल है दोस्तों। क्या है दोस्तों? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब यहां पर जरा आप देखिए, यहां तक तो आ गई बात आपको समझ में। तो ये कार्य इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं त्वरण किसे कहते हैं? निश्चित समय अंतराल में, एक सेकेंड पहले लिख देते हैं अपन हेडिंग, त्वरण, त्वरण निश्चित समयांतराल में होने वाले कंपनों, निश्चित समयांतराल में एक सेकेंड, निश्चित समयांतराल में वेग में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरण कहते हैं।
एक निश्चित समय अंतराल है और उसमें लगातार वेग में क्या होता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, त्वरण कह रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, इधर देखिए आप, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे हुए क्या हो जाएगा, समयांतराल, समयांतराल, ये इसका फॉर्मूला। भैया इसका मात्रक क्या होगा, इसका जो मात्रक है ना वो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ये इसका मात्रक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपको पता ही है, विस्थापन क्या होता है, जरा ये भी आप समझ लीजिए, ये विस्थापन क्या है। देखो समझो, ये ए नाम का एक बंदा है, ए नाम का क्या एक बंदा है, ये ए नाम का बंदा कहीं पर जा रहा है, पहले ये ऊपर गया, मतलब पहले तारागढ़ पे चढ़ गया, फिर थोड़ा आना सागर के पास में गया, फिर पुष्कर झील में गया, वहां पे नहाया, स्नान किया, फिर भगवान के दर्शन किए, ये यहां वहां घूम रहा है, अब ये यहां आके रुक गया, ये ए बंदा रुक गया और ये बी बंदे के पास में आके बैठ गया यहां पर। समझ में आ गई बात आपको, या एक बंदा था जो ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पर चला लेकिन घूमता फिरता गया, आई बात आपको समझ में। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिलाऊं, ठीक है दोस्तों, तो इसे विस्थापन कहेंगे। तो दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों, विस्थापन कहते हैं। ऐसे तो अगर मैं बोलूंगा ना तारागढ़ पे गए, फिर आना सागर गया, फिर वहां गया, फिर कड्डी कचौरी खाई वहां पे जाके उस मिष्ठान भंडार पे, ऐसे करा ना, ऐसे करता रहूंगा तो इसका तो 50 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि शुरुआती पॉइंट जैसे इसने चलना स्टार्ट किया था और जहां पर ये लास्ट में जाकर बैठ गया था, बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो वो एक सीधी लाइन के रूप में प्राप्त होगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, जिसको अपन विस्थापन बोलेंगे। और भैया विस्थापन को अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं, विस्थापन कितना हो गया इसका, ए बी हुआ, और ए से किधर की तरफ हुआ, बी की तरफ हुआ, तो ये एक कैसी राशि है दोस्तों, यह एक सदिश राशि है, क्योंकि आप बता सकते हैं कि ए दिशा से वो किधर गया, बी दिशा में गया। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये विस्थापन एक सदिश राशि है दोस्तों। आई बात आपको समझ में। चुंबकीय क्षेत्र भी दोस्तों क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की भी एक दिशा होती है दोस्तों। क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की भी एक निश्चित दिशा होती है दोस्तों। जैसे अगर आप एक छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो उसका एक सिरा हमेशा साउथ पोल की तरफ रहेगा, एक नॉर्थ पोल की तरफ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक एस की तरफ रहेगा, एक एस डायरेक्शन में रहेगा, और एक किधर रहेगा दोस्तों, एन डायरेक्शन में रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में भी दिशा की कुछ बात आ रही है, तो ये सदिश राशि है। त्वरण भी सदिश, कार्य दोस्तों क्या है, अदिश राशि है, ये वाली बात आपको आनी चाहिए। अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक और आक्सी कारक दोनों की तरह ही कार्य करता है। तो दोस्तों अपचायक क्या होता है, अपचायक जो किसी में से ऑक्सीजन निकाल देता है, वह हाइड्रोजन जुड़वा देता है। भैया अपचायक कौन है, अपचायक ऐसा पदार्थ होगा जो किसी में से ऑक्सीजन निकाल सकता है या किसी में ऑक्सीजन जुड़वा सकता है। जबकि दोस्तों ऑक्सीकारक क्या होगा, ऑक्सीकारक क्या होगा, ऑक्सीकारक वो होगा जो किसी तत्व में या किसी भी यौगिक में जो किसी में एक सेकेंड ऑक्सीजन को जोड़ सकता है या हाइड्रोजन को निकाल सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीकरण, किसी चीज में, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। क्या दोस्तों, किसी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, ठीक है। और दोस्तों किसी चीज में से हाइड्रोजन का जब निकलना होता है तो इसको भी ऑक्सीकरण कहते हैं।
तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं एक चीज है जिसमें ऑक्सीजन तो जुड़ रही है और दोस्तों इसमें से हाइड्रोजन निकल रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। आई बात आपको समझ में? ठीक है। और अगर किसी चीज में दोस्तों ऑक्सीजन निकल रही है, O2 तो बाहर निकल रही है और हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब भैया यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो ए पर क्या दिया हुआ है, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे इसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से KMnO4 क्या है यहां पर इसी प्रकार से यहां पर H2O2 देखिए, H2SO, ये सल्फ्यूरिक एसिड है दोस्तों। क्या है, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों। क्या है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल है। आई बात आपको समझ में? और ये पोटेशियम परमैंगनेट है दोस्तों, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। इसी प्रकार से यहां पर आप देखिए दोस्तों, आप तो इतना याद कर लेना, पोटेशियम याद कर लेना यहां पर। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए दोस्तों, जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो ये पोटेशियम का बना हुआ यौगिक है, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि ये एक ऐसा दिख रहा है जिसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। मतलब ये चाहे तो किसी को 2 हाइड्रोजन देकर उसका अपचयन भी कर सकता है, चाहे तो किसी को दोस्तों ऑक्सीजन देकर उसका ऑक्सीकरण भी कर सकता है। तो दोस्तों यहां पर H2O2 क्या है, ऑक्सीकारक भी है और अपचायक भी है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि यह एक हल्की गैस होती है। हल्की होती है, एक तो कैसी होती है, ये हल्की होती है, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, ठंडी होती है। कैसी होती है, ठंडी होती है। जब इतना बहुत हजारों किलोग्राम भारी हवाई जहाज ऊपर से उड़ता हुआ आकर जमीन पर उतरता है स्पीड में, तो ये टायर बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं उसके, जिसके कारण वो फट सकते हैं दोस्तों। और टायरों के अंदर जब नाइट्रोजन गैस भरी जाती है तो वो ठंडा रखती है टायरों को। बहुत ज्यादा घिसने के बाद भी टायर आसानी से फटते नहीं है दोस्तों। तो नाइट्रोजन, ये वाली बात आपको याद रखनी है। अक्रिय गैस की संयोजकता क्या होती है दोस्तों, अक्रिय गैस की संयोजकता मैं आपको आंसर बाद में बताऊंगा, सबसे पहले थोड़ा दूंगा एक्सप्लेनेशन। आप देखेंगे दोस्तों, प्रत्येक जो तत्व है ना, प्रत्येक तत्व क्या चाहता है, प्रत्येक तत्व चाहता है कि उसके बाह्यतम प्रत्येक तत्व चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह भरे रहें। जैसे कोई भी तत्व बताऊं क्या चाहता है कि जैसे इसमें आप देख सकते हैं दो कोश है दोस्तों, यहां पर पहला हो गया, ये सेकंड हो गया। ये क्या चाहता है कि मेरा जो बाह्यतम कोश है ना, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहे हमेशा। क्या रहे, 8 इलेक्ट्रॉन रहे। या अगर कोई छोटा परमाणु है तो कम से कम क्या चाहेगा, 8 नहीं तो कम से कम 2 तो रहे। बड़ा परमाणु तो क्या चाहेगा, मेरे बाह्यतम कोश में हमेशा 8 रहे। छोटा परमाणु क्या चाहेगा, मेरे बाह्यतम कोश में 2 रहे, 2 इलेक्ट्रॉन रहे दोस्तों। कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 2e- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, यहां पर 8e- मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रहे। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो उसके पास कमी हो जाएगी बेचारे के पास। वो इधर उधर भागेगा, दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन लेगा देगा, कुछ भी करके क्या प्रयास करेगा कि मेरे बाह्यतम कोश में कितने हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और इसीलिए जो सभी तत्व होते हैं ना दोस्तों, वो है ना क्रियाशील होते हैं। अब मेरी बात सुनिए, जैसे आपको कोई ऑफर दे, भाई साहब एक बहुत अच्छा एक होटल है, 10 लाख रुपए में आपको दिया जा रहा है, 10 लाख रुपए में बहुत अच्छा होटल आपको क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। कीमत आपसे क्या बोली कि 8 लाख रुपए है। 8 लाख रुपए, चलो 10 लाख भी छोड़ो, एक बहुत अच्छा होटल है, अच्छा मस्त,
आपको 8 लाख रुपए में दिया जा रहा है, लेकिन ये ऑफर केवल आज के लिए है। आज ले लोगे ना तो 8 लाख में है, लेकिन आपने चेक किया कि यार मेरे पास तो 6 लाख रुपए ही है। अब आप बताओ इधर उधर झटपटाओगे नहीं झटपटाओगे? आप क्या सोचोगे कि यार अगर ये डील अगर नहीं हुई ना तो पछताना पड़ेगा पूरी जिंदगी, इतना अच्छा महंगा होटल 8 लाख में मिल रहा है लेकिन मेरे पास 2 लाख कम पड़ रहे हैं, क्या करूं? कभी आप अपने दोस्त को फोन लगाओगे, कभी घर वालों से बात करोगे, यहाँ वहां बात करोगे, और जैसे तैसे कुछ ना कुछ जोड़ बाकी गुणा भाग करके कि ले भाई 2 लाख दे दे, मेरे होटल में पार्टनरशिप कर लेना, कुछ भी आप 8 लाख अपने पूरे कर लोगे और वो होटल खरीद लोगे। प्रत्येक तत्व भी क्या चाहता है कि मेरे बाह्यतम कोश में अगर बड़ा तत्व है, बड़ा परमाणु है, तो क्या चाहेगा कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। अगर कम है तो फिर ये क्रियाशील हो जाएगा, 8 को पूरा करने की कोशिश करेगा, दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। अगर छोटा परमाणु है तो क्या चाहेगा कि बाह्यतम कोश में जैसे 2 तो हो जाए, जैसे हाइड्रोजन हीलियम क्या चाहता है हमेशा कि मेरे बाह्यतम कोश में हमेशा 2 रहे। ठीक है दोस्तों, बाकी के सब क्या चाहते हैं कि मेरे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 8 इलेक्ट्रॉन रहे। बाकी के सब क्या चाहते हैं? बाकी के सभी क्या चाहेंगे दोस्तों? बाकी के सभी तत्व क्या चाहेंगे कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 8 इलेक्ट्रॉन रहे। जबकि हाइड्रोजन हीलियम क्या चाहेंगे कि बाह्यतम कोश में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रहे। ये 2 में ही क्यों संतुष्ट हो रहे? क्योंकि छोटे हैं बेचारे, 2 में ही खुश है। ठीक है, लेकिन आपको पता है दोस्तों, जो अक्रिय गैस होती है, जो अक्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस जैसे कि हीलियम हो गया, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनन है, ठीक है दोस्तों, रेडन हो गई, ये गैसें अक्रिय गैसें हैं। इन सभी के बाह्यतम कोश पूरी तरह भरे हैं, इनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत ही नहीं है। बोल रहे हैं हमारे पास तो खूब पड़े हैं हमारे बाह्यतम कोश में, 8 चाहिए तो 8 है, 2 की जरूरत है तो 2 भी है हमारे पास, कुछ ना किसी से लेना, ना किसी से देना, ना किसी से कोई व्यवहार रखना। तो इसलिए एक ऐसी गैस हो गई, अक्रिय गैस होगी, क्रियाशील है ही नहीं, अक्रियाशील गैसें हैं ये, कम क्रियाशील गैसें हैं, कम क्रियाशील गैसें हैं भैया। और भैया इनकी जो संयोजकता है वो 0 है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी ना देने हैं ना लेने हैं। तो आगे बात आपको समझ में, तो अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होगी? 0 होगी। संयोजकता का मतलब कि अष्टक या द्विक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसे संयोजकता कहते हैं। तो आई होप दोस्तों, जो आज हमने ये महत्वपूर्ण प्रश्न करे या आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैं चाहता तो आपको और अंदर घुस कर खोल कर पूरा एक एक समझाता, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता। दोस्तों चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं और आपको अच्छे से अच्छा बताने का प्रयास करूंगा। सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।